नमस्कार। और द डीप डाइव में आपका एक बार फिर स्वागत है। विलियम फॉकनर ने कहा था, अतीत कभी मरता नहीं है, ये अतीत भी नहीं है। और कभी-कभी जमीन के नीचे से कुछ ऐसा निकल आता है जो हमें हमारी पूरी कहानी दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। आज हम ऐसी ही एक जगह की बात करेंगे, सिनौली। एक ऐसी पुरातात्विक साइट जिसने भारतीय इतिहास की जो स्थापित धारणाएं थी, उन्हें हिलाकर रख दिया है। हमारी आज की चर्चा का आधार है द प्रिंट में प्रकाशित एक बहुत ही विस्तृत लेख। ये लेख सिनौली की खोज, वहां मिले अवशेषों और उससे जुड़े विवादों की परतें खोलता है। हमारा मकसद है कि हम तथ्यों को अटकलों से अलग करें और ये समझें कि ये खोजें हमारे अतीत की समझ को कैसे चुनौती दे रही हैं। और हाँ, ये विश्लेषण यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए भी खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे एक नया सबूत इतिहास की पूरी व्याख्या को बदल सकता है। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। देखिए, हम हड़प्पा की खोज के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाते हैं। एक ऐसी खोज जिसने दुनिया को बताया कि भारत का अतीत कहीं ज्यादा पुराना और जटिल था। लेकिन आज, एक सदी बाद, जब सिनौली या खिलादी जैसी कोई नई खोज सामने आती है, तो उसका स्वागत इतने संदेह और विवादों से क्यों होता है? यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। ऐसा लगता है कि हम एक तयशुदा अतीत, या जिसे कहते हैं सेटल्ड पास्ट, उसके साथ बहुत सहज हो गए हैं। हमने अपने इतिहास की एक कहानी बना ली है और हम उसी में रहना चाहते हैं। जब जमीन से कोई नया सबूत निकलता है जो हमारी इस आरामदायक कहानी से मेल नहीं खाता, तो हम उसका विश्लेषण करने के बजाय उसका विरोध करने लगते हैं। और सिनौली इसी हिचकिचाहट और असहजता के बिल्कुल केंद्र में है। यहाँ के सबूतों को तो अकादमिक बहसों से निकालकर राजनीतिक अखाड़े में भी घसीटा गया है। बिल्कुल। इसलिए आज हमारा पूरा ध्यान पुरातात्विक तथ्यों पर रहेगा। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है 2005 में, दिल्ली से करीब 65 किलोमीटर दूर, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सादिकपुर सिनौली गांव से। एक स्थानीय किसान को अपने खेत में कुछ पुरानी कलाकृतियां मिली और उसने इसकी सूचना दी। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की टीम डीवी शर्मा के नेतृत्व में वहां पहुंची। और उन्हें क्या मिला? उन्हें जो मिला वो किसी के भी अनुमान से कहीं ज्यादा था। सिर्फ 13 महीनों की खुदाई में उन्हें 116 कब्रें मिली। 116? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। और ये कब्रें भी कई तरह की थीं। ज्यादातर तो एक्सटेंडेड बरियल्स थीं, जिनमें कंकाल को पूरी तरह से लिटाकर दफनाया गया था। अच्छा, और बाकी कब्रें कैसी थी? कुछ सेकेंडरी बरियल्स थीं। सेकेंडरी बरियल्स मतलब ये कि शरीर को पहले कहीं और रखा गया और बाद में जो बचे हुए अवशेष थे उन्हें लाकर यहाँ दफनाया गया। ओह। और कुछ कब्रें तो सिर्फ सिंबॉलिक थीं, प्रतीकात्मक। उनमें इंसानी अवशेष थे ही नहीं, सिर्फ सामान रखा हुआ था, जैसे वो किसी की याद में बनाई गई हों। ये विविधता तो बताती है कि उनके अंतिम संस्कार के रीति रिवाज काफी जटिल थे। तो 116 कब्रें मिलना ही अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन इतिहासकारों को उलझन में किस बात ने डाला? इसका वर्गीकरण कैसे किया गया? हाँ, यहीं से मामला पेचीदा होना शुरू होता है। जो उत्खननकर्ता थे उन्होंने इसे उत्तर हड़प्पा यानी लेट हड़प्पन काल का बताया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी माना कि इसमें कॉपर होड OCP संस्कृति के तत्व भी थे। अच्छा, दोनों के? हाँ, जैसे कई कब्रों में एंटीना वाली तलवारें मिली, जो कि कॉपर होड संस्कृति की एक खास पहचान है। एक मिनट, यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए उत्तर हड़प्पा और कॉपर होड OCP का मतलब थोड़ा साफ कर देते हैं। बिल्कुल। देखिए, जब हम परिपक्व हड़प्पा यानी मैच्योर हड़प्पन कहते हैं, तो हमारा मतलब उस दौर से है जब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहर अपने चरम पर थे, यानी लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व। उत्तर हड़प्पा काल इसके बाद का समय है, जब इन शहरों का पतन शुरू हो गया था। और OCP? और OCP यानी ओकर कलर्ड पॉटरी, यानी गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तन, ये उस संस्कृति की पहचान है जो मुख्य रूप से गंगा यमुना के मैदानों में पाई जाती है और जो तांबे के हथियारों के जखीरों के लिए भी जानी जाती है, जिन्हें हम कॉपर होड कहते हैं। तो सिनौली में इन दोनों संस्कृतियों के तत्व एक साथ मिल रहे थे। ये तो ऐसा है जैसे एक ही जगह पे रोमन और वाइकिंग्स के अवशेष मिल जाए। उनकी समय सीमा क्या बताई गई? उन्होंने इसका समय 2200 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच बताया। अच्छा। और यही असली विरोधाभास था। ये समय सीमा उत्तर हड़प्पा यानी पतन के दौर से ज्यादा परिपक्व हड़प्पा
यानी शहरों के चरम वाले दौर के साथ मेल खाती है। तो सवाल ये था कि क्या इसे सिर्फ इसलिए उत्तर हड़प्पा कहा गया क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता के मुख्य क्षेत्र से पूर्व में था? बिल्कुल, ये शुरुआत से ही एक पहेली थी। और फिर 12 साल तक शांति रही, लेकिन 2018 में कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। संजय और अरविंद मंजुल की टीम वहां सिर्फ डेटिंग के लिए कुछ और नमूने लेने गई थी, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सिनौली को दुनिया के नक्शे पे ला दिया। उस छोटी सी जगह में उन्हें क्या मिला? उन्हें उम्मीदों से कहीं ज्यादा मिला। एक 10 बाय 10 मीटर के छोटे से एरिया में ही 8 और कब्रें मिली, लेकिन इस बार कब्रों के साथ जो मिला वो चौंकाने वाला था। 3 ताबूत और सबसे हैरान करने वाली चीज 3 रथ। 3 रथ? हाँ, 3, और साथ में तांबे के हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी था। पुरातत्व में आपको अक्सर टूटे हुए बर्तनों के टुकड़े मिलते हैं, लेकिन एक पूरा का पूरा रथ, भले ही उसकी लकड़ी गल चुकी हो, मिलना ये एक लाइफ टाइम डिस्कवरी होती है। मैं तो कल्पना कर सकती हूँ कि उस टीम को कैसा महसूस हुआ होगा। तो इन खोजों की सबसे खास बातें क्या थीं? उन ताबूतों और रथों में ऐसा क्या था जो पहले कभी नहीं देखा गया? कई बातें अनोखी थी। पहली बात तो थे पैरों वाले ताबूत, लेग्ड कॉफिन्स। पैरों वाले? हाँ, और एक ताबूत के ढक्कन पर तो तांबे की बनी मानव आकृतियां भी थी, जिन पर सींग वाला मुकुट था। ये शायद दफनाए गए व्यक्ति के ऊंचे सामाजिक या धार्मिक दर्जे का संकेत देता है। और रथ, वो कैसे थे? दूसरी अनोखी चीज थे रथ। ये 2 पहियों वाले हल्के वाहन थे। उनका फ्रेम और चैसिस तांबे का बना था और पहियों पर भी तांबे की त्रिकोणीय सजावट थी। और हथियारों में भी कुछ खास मिला था जिसने एक पुरानी बहस को खत्म कर दिया? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें मूठ वाली एंटीना तलवार मिली, हिल्टेड एंटीना स्वॉर्ड। ठीक है, इसे थोड़ा और समझते हैं। एक मूठ वाली तलवार मिलना इतनी बड़ी बात क्यों है? ये एक हथियार ही तो है। ये सिर्फ एक हथियार की खोज नहीं है, ये एक पूरी संस्कृति की सोच बदलने वाली बात है। देखिए, दशकों पहले एक जर्मन विशेषज्ञ थे, पॉल यूल। उन्होंने भारत में मिले कई कॉपर होड उपकरणों की जांच की थी। उन्हें इन एंटीना तलवारों में मूठ यानी हिल्ट का कोई सबूत नहीं मिला, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये शायद लड़ने के लिए थी ही नहीं, बल्कि सिर्फ अनुष्ठानिक वस्तुएं थीं, मतलब पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली। अच्छा, तो उन्हें लगा कि ये असली हथियार नहीं थे। बिल्कुल, लेकिन सिनौली में पहली बार ठोस मूठ वाली तलवार मिली, जिसने इस धारणा को हमेशा के लिए तोड़ दिया और साबित किया कि ये असली कार्यकारी हथियार थे। तो इसका मतलब ये है कि हम जिस कॉपर होड संस्कृति को शायद शांति प्रिय या सिर्फ अनुष्ठानिक मान रहे थे, वो असल में एक योद्धा समाज हो सकता था। हाँ, बिल्कुल, ये हमारे पूरे नजरिए को बदल देता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्या पहले मिली सभी एंटीना तलवारों में लकड़ी की मूठ थी जो समय के साथ गल गई? सिनौली का एक सबूत दशकों की अकादमिक धारणा पर भारी पड़ गया। ये तो वाकई एक बड़ी पहेली का छोटा सा टुकड़ा मिलने जैसा है। अब उन कब्रों की बात करते हैं। स्रोत बताता है कि ये कब्रें भी अलग अलग कहानियां कह रही थी, खासकर सबसे बड़ी कब्र। हाँ, सबसे बड़ी कब्र, जिसे बरियल पिट 6 कहा गया है, वो किसी राजा या बहुत बड़े योद्धा सरदार की लगती है। वो असाधारण थी। उसमें एक साथ 2 रथ रखे थे। 2 रथ एक ही कब्र में? हाँ, बगल में एक 8 फुट का विशाल पैरों वाला ताबूत था, और ताबूत के अंदर चांदी और इलेक्ट्रम के वो क्या कहते हैं राजदंड भी मिले थे। इलेक्ट्रम मतलब सोने और चांदी का मिश्रण। ये तो बहुत कीमती धातु है। बहुत ज्यादा। ये दिखाता है कि इन्हें बनाने में कितनी लागत, कला और संसाधन लगे होंगे। ये किसी बहुत ही संपन्न और शक्तिशाली व्यक्ति की कब्र थी। ये कोई आम योद्धा नहीं था, ये कोई शासक रहा होगा। और पास में एक और कब्र थी, ब्यूरल पिट 3। उसमें क्या मिला? उस कब्र में एक रथ, एक खंजर, एक एंटीना तलवार और सबसे दिलचस्प एक तांबे की ढाल मिली, शील्ड। ढाल? हाँ, भारत में खुदाई में मिली ये शायद पहली ढाल है। ये हमें एक ऐसे समाज की झलक देता है जहां व्यक्तिगत पहचान और योद्धा के रूप में उसका पेशा बहुत महत्वपूर्ण था, इतना कि उसके सारे साजो सामान उसके साथ दफनाए गए। तो ये साफ है कि ये कोई साधारण बस्ती नहीं थी। यहाँ एक शक्तिशाली योद्धा वर्ग रहता था। इन नई खोजों के बाद 2018 की टीम ने सिनौली के पुराने वर्गीकरण को चुनौती दी होगी। उन्होंने सीधे तौर पर चुनौती दी। मंजिल की टीम ने कहा कि ये उत्तर हड़प्पा साइट नहीं है, बल्कि ये एक स्वतंत्र OCP कॉपर होड साइट है जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी। मतलब दोनों एक ही समय में मौजूद थी। बिल्कुल।
और उनके इस तर्क का आधार क्या था? उनका तर्क सीधा और समय सीमा पर आधारित था। जैसा हमने पहले बात की, सिनौली की तारीखें हैं 2200 से 1800 ईसा पूर्व। ये समय परिपक्व हड़प्पा काल, जो कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व है, उसके साथ सीधे सीधे ओवरलैप करता है। उत्तर हड़प्पा काल के साथ नहीं, जो 1900 ईसा पूर्व के बाद आता है। सही बात है। उनका कहना था कि सिनौली में जो कुछ मिल रहा है वो किसी सभ्यता के पतन का संकेत नहीं, बल्कि अपने आप में एक फलती फूलती, जटिल और योद्धा संस्कृति का सबूत है, जो हड़प्पा के शहरों के साथ साथ मौजूद थी। और यहीं से असली विवाद शुरू हुआ। रथों की खोज ने अकादमिक और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में एक तूफान खड़ा कर दिया। पहले अकादमिक बहस की बात करते हैं। कई लोगों ने इन्हें रथ मानने से ही इनकार कर दिया। कई प्रतिष्ठित पुरातत्वविदों ने कहा कि रथ नहीं बल्कि बैलगाड़ी जैसे दिखते हैं। उनका मुख्य आधार ये था कि उपमहाद्वीप में इस काल के ऐसे रथ पहले कभी नहीं मिले थे, और चूंकि पहिए ठोस थे, स्पोक वाले नहीं, इसलिए तेज रफ्तार वाले युद्ध रथ नहीं हो सकते। लेकिन क्या किसी चीज का पहले न मिलना उसके अस्तित्व को नकारने के लिए काफी है? यही तो मुख्य सवाल है। ये एक तरह की बौद्धिक जड़ता को दिखाता है। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी को भविष्य में खुदाई में एक स्मार्टफोन मिले, लेकिन उसे पता ना हो कि 21वीं सदी में वायरलेस चार्जिंग थी, तो वो कहेगा ये फोन नहीं हो सकता, इसमें तार लगाने की जगह ही नहीं है। अच्छा उदाहरण है। कुछ पुरातत्वविद रथों को लेकर यही तर्क दे रहे थे। क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था, इसलिए वे मानने को तैयार नहीं थे कि ये मौजूद हो सकता है। जबकि मंजुल की टीम का तर्क है कि ये हल्के थे और इन्हें घोड़े जैसे किसी तेज जानवर से ही खींचा जा सकता था, बैल से नहीं। और ये मामला सिर्फ अकादमिक जगत तक ही सीमित नहीं रहा। जैसा कि स्रोत बताता है, सार्वजनिक क्षेत्र में इसे एक राजनीतिक रंग दे दिया गया। दुर्भाग्य से हाँ। इन रथों को कुछ लोगों ने हिंदुत्व विचारधारा को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा गढ़ी गई कहानी के रूप में पेश किया। उन्हें आर्यों के आगमन के सिद्धांत को चुनौती देने वाले सबूत के तौर पर देखा जाने लगा, और इस पूरी बहस में जो पुरातात्विक बारीकियां थी वो कहीं खो गईं। मतलब तथ्यों और उनकी व्याख्या पर एक स्वस्थ बहस करने के बजाय सिनौली एक खोज की साइट से ज्यादा एक सांस्कृतिक युद्ध का मैदान बन गया। बिल्कुल। और ये जरूरी है कि हम इन दावों को स्रोत में उल्लिखित सार्वजनिक बहस के हिस्से के रूप में देखें, न कि पुरातात्विक तथ्य के रूप में। हमारा काम सबूतों को समझना है, न कि उन्हें किसी एजेंडे में फिट करना। बिल्कुल सही। एक पुरातत्वविद का काम जमीन से निकले सबूतों को पढ़ना है, न कि पहले से तय किसी कहानी में उन्हें फिट करना। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? सिनौली की खुदाई दोनों ही बार में बहुत सीमित क्षेत्र में हुई है। ये तो शायद एक बहुत बड़ी तस्वीर की बस एक झलक है। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक टीले का एक छोटा सा हिस्सा है। पास की जगहों जैसे 2014 में चंदायन में मिले तांबे के मुकुट और एंटीना तलवार और तिलवाड़ा में हाल की खुदाई, ये सब इशारा करती हैं कि ये किसी बड़े अज्ञात सांस्कृतिक परिसर का हिस्सा हो सकता है जो पूरे गंगा यमुना दोआब में फैला था। अभी तो हमें इस कहानी का सिर्फ पहला पन्ना मिला है। अगर हम इसकी तुलना 1 सदी पहले हड़प्पा की खोज से करें, तो शायद दयाराम साहनी को भी शुरुआती दौर में ऐसे ही संदेह और सवालों का सामना करना पड़ा होगा। बिल्कुल। सिनौली हमें यही याद दिलाता है कि हड़प्पा संस्कृति या ओसीपी संस्कृति जैसी सीमाएं हमने अपनी सुविधा के लिए बनाई हैं। ये पत्थर की लकीरें नहीं हैं और नए सबूतों के साथ बदल सकती हैं। हमें ये सवाल पूछना चाहिए, आज से 4000 साल पहले 2000 ईसा पूर्व में विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण क्यों नहीं हो सकता था? अतीत में इंसानी समाजों में जटिलता और विविधता क्यों नहीं हो सकती थी? बिल्कुल। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जा रहे हैं। अगर भविष्य में सिनौली जैसी और भी साइटें मिलती हैं जो इस शक्तिशाली योद्धा संस्कृति की पुष्टि करती हैं, तो क्या हम सिंधु सरस्वती सभ्यता और गंगा यमुना दोआब की संस्कृतियों के बीच के संबंधों की कहानी को फिर से लिखने के लिए तैयार हैं? और इस पुनर्लेखन का हमारी राष्ट्रीय पहचान की उस कहानी पर क्या असर पड़ेगा जो हम खुद को सुनाते आए हैं? अगर यह चर्चा आपको जानकारीपूर्ण लगी तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके कोई प्रश्न या विचार हों तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ।